नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत की जानिब से हर रोज़ सफ़े आखिर पर या फिर अंदरूनी सफ़ात में एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर या अंदरूनी सफ़े में शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल अफजल है? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया फिर कौन सा अमल अफजल है? इरशाद हुआ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया फिर कौन सा अमल अफजल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक रही है और अब खबरों की तरफ चलते हैं। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है, किस तरह हालात बदलते जा रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर खुर्दनी तेल हो या फिर खाम तेल यानी पेट्रोल वगैरह हो, उसकी कीमतों में किस तरह इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में बार बार तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, वो खाने पीने का हो या फिर आप देखेंगे कि गाड़ियों में इस्तेमाल करने का हो। इसके अलावा आप देखेंगे महंगाई नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है, यानी आसमां को छूने लगी है। और बेरोज़गारी तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह अब बेचैनी यानी फिर खबराना बेचैनी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि नफ़रत के बाज़ार हर तरफ खोले जा रहे हैं। नफ़रत का ताफ़ून जो है वो सारे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज एक खुशी की बात यह है रियासत तेलंगाना के लिए कि आज रियासत तेलंगाना अपनी 12वीं सालगिरह मना रही है। और आप ये भी बता दें आपको 2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया और आज ये 12वीं यूम तासीस है, यानी फॉर्मेशन डे है तेलंगाना का। और इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के कोने कोने में कई एक तकारीब का इनेकाद अमल में आया और पूरे जोश व खरोश के साथ आवाम ने खुशियाँ मनाई। ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा जो फंक्शन हुआ है, सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमल में आया है, जहां पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फिर इसके रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया और अलहदा रियासत की तश्कील के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ख़ास तौर पर सोनिया गांधी और आनजहानी आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ज़बरदस्त खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश किया। और उन्होंने कहा कि इन दो शख्सियतों ने रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, इसलिए वो इन दोनों को ज़रूर यानी खराज तहसीन भी पेश करेंगे और खराज अक़ीदत पेश करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि सोनिया गांधी जो हैं वो कांग्रेस की रहनुमाई कर रही हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर ने सोनिया गांधी का से इज़हार तशक्कुर भी किया और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम भी लहराया और जो तेलंगाना के शहीद थे यानी शहीदान तेलंगाना को भी खराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि गुज़िश्ता 30 माह से उनकी हुकूमत अवाम और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना विजन 2047 यानी तेलंगाना विजन 2047 के मकासद को उनकी हुकूमत पूरी कर रही है। उनकी हुकूमत ने उनका दावा ये भी था कि उनकी हुकूमत ने तकरीबन 67,000 यानी 67,000 जो है सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियां की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि 1362 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू की गई हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ये भी कहा कि 13 माह में 1.25 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर किए गए और मौजूदा माली साल मज़ीद 3.5 लाख मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। वैसे भी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के यौम तासीस पर तेलंगाना की आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश की है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में ये भी कहा कि गरीबों की हाउसिंग के लिए या इम्कना की सहूलतें फराहम करने के लिए 22,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है उनकी हुकूमत। इसके अलावा अहल अफराद को राशन कार्ड भी दे रही है। ये तो रही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बात। लेकिन आपको बता दूं कि KCR ने भी
اب اس موقع پر یعنی اپنے پارٹی آفس میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا KCR KTR اور نے یعنی BRS نے، اور KCR نے جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2028 میں دسمبر 2028 میں KCR بحیثیت چیف منسٹر اپنے عہدے کا دوبارہ جائزہ حاصل کریں گے یا حلف لیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریونت ریڈی حکومت کیا برقرار رہتی ہے یا پھر KCR چیف منسٹر بنائے جاتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ BJP بھی پر تول رہی ہے ریاست تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ تیلگو دیشم، چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم اور پون کلیان کی جو پارٹی ہے وہ بھی اب میدان میں اتر رہی ہے BJP کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا GHMC ملکاج گیری اور سائبر سٹی کے جو آپ دیکھیں گے کہ یعنی بلدی انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں ان کا امتحان لیا جائے گا کہ آخر کون کتنی سیٹس دیتا ہے۔ کیا BJP پون کلیان اور چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم مل کر کچھ اہم اثر ڈال سکتے ہیں ریاست تلنگانہ میں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، یا پھر BJP کو زبردست جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ تیلگو دیشم اور پون کلیان جو ہے تلنگانہ کے یعنی اینٹی مانے جاتے ہیں، لیکن آج ان لوگوں نے بھی علیحدہ تلنگانہ کی جو یوم تاسیس تقریب تھی اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ تو بہرحال ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ خود BJP میں اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایٹالا راجندر پہلے تو BRS کے یعنی KCR کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ KCR سے دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضور آباد الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نہیں 2 مرتبہ لڑا، پھر اس کے بعد ملکاج گیری سے BJP نے انہیں اپنا امیدوار بنایا اور وہ MP منتخب ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ انہیں مرکزی کابینہ میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے امت شاہ کے چپل نہیں اٹھائے۔ اگر چپل اٹھاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مملکتی وزیر داخلہ بنائے جاتے، جس طرح بنڈی سنجے بنائے گئے ہیں۔ بنڈی سنجے کے بارے میں یہ خود BJP قائدین کہہ رہے ہیں کہ انہیں مملکتی وزیر داخلہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ دوڑ کر سب سے پہلے امت شاہ کی چپل اٹھانے میں کامیاب رہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ BJP موروثی سیاست کی بات کرتی ہے، لیکن جس طرح کی خوشامدی، جس طرح کی چاپلوسی، جس طرح کے تلوے چاٹنے کی بات ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح BJP میں حالات ہیں۔ اگر کوئی شخص امت شاہ کی چپل اٹھاتا ہے تو اسے مملکتی وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فلمی اسٹار اکشے کمار نے تو وزیر اعظم نریندر مودی کا انٹرویو بھی لیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سوالات کیے تھے۔ اکشے کمار کو تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم سے یہ سوال کرتے کہ آخر مہنگائی پر قابو پانے میں، بے روزگاری پر قابو پانے میں، فرقہ پرستی پر قابو پانے میں آپ کی حکومت ناکام کیوں ہو گئی ہے، اور خواتین پر جو مظالم ہیں، گھریلو تشدد کے جو واقعات ہیں، یہاں تک کہ دلتوں کو جس طرح جنسی استحصال کا شکار بنایا جا رہا ہے اور دلتوں کے ساتھ جس طرح امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر بھی قابو پانے میں آپ کی حکومت کیوں ناکام ہو گئی ہے، یہ پوچھنا تھا۔ لیکن اکشے کمار دیکھیے چاپلوسی کی، تلوے چاٹو کی حد، تمام سرحدیں انہیں توڑ دی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا وزیر اعظم سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ مودی جی آپ آم چوس کر کھاتے ہیں، کاٹ کر کھاتے ہیں یا چاٹ کر کھاتے ہیں؟ مودی جی آپ نیند جو ہے آپ کو آتی ہے، بہت کم نیند لیتے ہیں ہاں آپ؟ ایسی باتیں انہوں نے سوال کیے، جبکہ شرم آنی چاہیے تھی کہ سوال یہ کیے جاتے کہ مودی جی آپ بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام کیوں رہے، جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سالانہ 2 کروڑ نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کریں گے، اور حد تو یہ ہے کہ اب 12 سال کی حکومت مودی کی ہو گئی ہے، یعنی 24 کروڑ ملازمتیں ملنی چاہیے تھی نوجوانوں کو، لیکن کچھ نہیں ملی۔ اور اگر یہ اکشے کمار اگر سوال کرتے حقیقت میں تو یہ سوال کرتے کہ مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، پٹرول کی قیمت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، روپیہ اپنی قدر کیوں کھو رہا ہے، یہ سوالات کرتے تھے، لیکن انہوں نے سوالات نہیں کیے، چاپلوسی کی حد کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں گے، یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہاں پر فرقہ پرستی بھی بڑھ گئی ہے، اور یعنی درندگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی مثالیں آپ اتر پردیش میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ تعصب و جانبداری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ ایک خبر ہے اسلامی سزاؤں سے متعلق۔ آپ کو بتا دیں کہ اسلامی سزائیں، اگر زنا کی جو سزا ہوتی ہے وہ سنسار کر دیے جاتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی قاتل قتل کر دیتا ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، یا اس کا بھی قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ
वो तो छोड़िए, वो तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका होता है, वो मौत को अपने गले से लगा चुका होता है और ख़बर में जा चुका होता है। लेकिन दूसरे जो बदखुमाश अनासिर होते हैं, बदमाश अनासिर होते हैं, जो मंसूबे बनाते हैं कि किसी का कत्ल करेंगे, किसी का घर लूटेंगे, किसी के बैंक लूटेंगे, डकैती करेंगे या फिर किसी की इस्मत लूटेंगे, वो डर जाते हैं और डर के मारे कोई काम नहीं करते। क्योंकि इस्लाम में अगर चोरी की जो सज़ा है वो हाथ काट देना है, तो आप देखिए कि अरब ममालिक में किसी चोरी के वाक़यात बहुत ही कम पेश आते हैं, ज़िना के वाक़यात बहुत कम पेश आते हैं, और हद तो ये है कि अगर कोई कत्ल करता है तो आप देखेंगे कि उसका बदला कत्ल होता है और कत्ल के वाक़यात भी बहुत कम पेश आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, और जस्टिस आर नटराज हैं, उन्होंने एक इस्मत रेज़ी केस की समाअत करते हुए वाज़े तौर पर कहा कि हाथ या पैर काट देंगे तभी शायद लोगों को समझ आएगा। यानी उन्होंने कहा इस्लामी जो सज़ाएँ हैं, शरई जो सज़ाएँ हैं, उसकी तारीफ़ की है। यकीन मानिए कि अगर कत्ल का बदला अगर कत्ल होता है तो फिर कोई दोबारा यानी इस दूसरों को कत्ल करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। इसलिए नहीं कर सकेगा, इस्लाम ने वाज़े तौर पर कहा है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। तो इस्लाम ममानियत करता है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा ममानियत है कि एक दूसरे का कत्ल मत करो, एक दूसरे का हक़ मत खाओ, एक दूसरे को लूटो मत, और इंसानियत की भलाई के लिए काम करो। और ये भी कहा है इस्लाम ने लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। यानी आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मज़हब की तबलीग करते हैं तो पहले ख़ुद ईमानदार बन जाए, पहले ख़ुद अच्छे मुसलमान बन जाए, पहले ख़ुद नमूना बने और इस्लाम का दीन का सफ़ीर बनकर ख़ुद को पेश करें अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, तब कहीं जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि आज मलेशिया में, मलेशिया क्यों एक इस्लामी मुल्क है, उसकी एक वजह है। सिर्फ 8 मुसलमान मलेशिया पहुँचे थे, ताजरीन थे, और उन्होंने अपनी दुकानात वहाँ लगाई थी। और आपको बता दूं कि बाज़ार में दूसरे यहूदी ताजरीन भी थे, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी ताजरीन थे, लेकिन ये 8 ताजरीन जो थे उन्होंने इस अंदाज में, इस दियानतदारी के साथ, इस ईमानदारी के साथ, इस इंसानियत नवाजी के साथ बिज़नेस किया कि जब उनका बिज़नेस पूरा हो जाता और वो देखते कि लोग जूख दरजोख इनकी दुकान पर आ रहे हैं, इनकी दुकानात पर आकर ख़रीदारी कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो दुकानदार हैं वो बेकार बैठे हैं, तो वो कहते अपने ग्राहकों से, सारिफिन से कि भाई हमारा बिज़नेस हो चुका है, आप बराए मेहरबानी जो हमारे पड़ोसी दुकानदार हैं उनके पास जाइए, उनसे ख़रीदारी कीजिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह अखलाक का उन्होंने मुजाहरा किया, किस तरह उन्होंने ईमानदारी, दियानतदारी का मुजाहरा किया। और जब भी कोई सामान में ऐप पाया जाता तो मुस्लिम ताजरीन जो उनके ख़रीदार होते हैं उनसे कहते देखिए भाई ये जो चीज़ है, ये जो शय है जिसकी आप ख़रीदारी कर रहे हैं, इसमें ये नक्स पाया जाता है, यानी नुक्स पाया जाता है, ये खामी पाई जाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर, और कीमतें वाजिब लिया करते थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं लिया करते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि साहबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि आप इस कदर बड़े ताजिर बन गए, इस कदर बड़े ताजिर बन गए, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इतनी दौलत कमाई, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने 30,000 ग़ुलामों को आज़ाद किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कामयाब ताजिर बनने के पीछे जो राज थे उनके, एक तो ये था कि वो जो चीज़ ऐबदार होती है उसके ऐब के बारे में ज़रूर बता देते और नक़द मामलत करते, यानी आप जो है वो उधार की कारोबार नहीं करते। और आप देखेंगे कि बहुत ही कम नफ़ा कमाया करते थे, तो बिज़नेस उनका बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस आर नटराजन ने जिस अंदाज में इस्लामी सज़ाओं की तारीफ़ की है वो उस पर मोदी हुकूमत को भी गौर करना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत गौर नहीं करेगी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा है क्योंकि पहले से ही वो मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में ज़हन बना चुकी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख़ में, आपको बताऊँ आज की तारीख़ तक मगरबी बंगाल में 40 वज़रा को, तकरीबन 40 वज़रा को शामिल किया गया है, लेकिन एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। किस कदर ये मुसलमानों से डरते हैं, किस कदर ये मुसलमानों से बग़्ज़ रखते हैं, जलन हसद करते हैं, दुश्मनी के जज्बा रखते हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। क्योंकि ये दुश्मनी का जज्बा ही हो सकता है। मरकज़ी काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर नहीं है, वह बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट 240 अरकान पार्लियामेंट है, एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट
एलिमेंट नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, जो बीजेपी के अरकान असेंबली है हज़ारों की तादाद में उनकी में है, लेकिन एक दो मुस्लिम दिखाई देंगे। यानी उन मगरबी बंगाल में तो पूरे 50 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मरकज़ी का यानी मगरबी बंगाल काबीना में एक मुस्लिम वजीर को शामिल नहीं किया गया है। आप अंदाज़ा कीजिए। तो ये जो है ये मुस्लिम दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं है, बुग़्ज़ और हसद के सिवा कुछ नहीं है। और ये बाआसानी आप कह सकते हैं, अरे मेरे भाई मुसलमानों से दुश्मनी मत कीजिए, दोस्ती कीजिए। मुसलमान वो है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जानों का नजराना पेश किया तो वो मुसलमान थे, उलमा थे, स्कॉलर्स थे, और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और आपको ये बता दूं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मशहूर व मारूफ अदीब खुशवंत सिंह आन जहानी खुशवंत सिंह कहते हैं। और जाकर देखना है तो गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर देखिए, गेट ऑफ इंडिया पर जाके देखिए दिल्ली में किसके नाम ज़्यादा वहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो मेरा नाज़रीन आपको बता दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस नटराजन ने बहुत ही प्यारी बात, नटराज ने बिल्कुल प्यारी बात की है, वो भी इस्मत रेजी केस में। और वो केस एक 23 साल शख्स की जमानत की अर्जी की समाअत करते हुए कही। और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि कानून ने अपनी ताकत गंवा दी है। ये कितना प्यारा कमेंट किया है, एक जज कह रहा है कि कानून ने अपनी ताकत गंवा दी है। तो आज जिस तरह अदालतों पर, अदलिया पर उंगलियां उठाई जा रही है, उसकी तायीद ये जज ने कर दी है। ये सोचिए, आप ये पॉइंट नोट करने का है और ये पॉइंट अब पे गौर कीजिए आप। और अहम बात बताता हूं कि उस जज ने कहा कि कानून अपनी ताकत गंवा दी है क्योंकि हम जराइम पेशों से सख्ती के साथ नहीं निपटते। तो आप अंदाजा कीजिए कि जुर्म अब तो ये हो गया है कि मुजरिम का भी मजहब देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक 17 साल हिंदू नौजवान का कत्ल किया जाता है। उस सिलसिले में 3 नौजवानों को मुजरिम बताया जाता है और मकतूल की मां कहती है कि जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया उसका इनकाउंटर करना चाहिए। तो बहरहाल 20 साल असद का इनकाउंटर हो जाता है। और आप देखेंगे कि एक 1.5 साल बच्चा है और वो बच्चा शादी में रुकावट बन रहा था, तब जितेंद्र नामी एक शख्स ने उस बच्चे को उठाकर पटक 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 कर मार दिया, कत्ल कर दिया। इस कदर जलील अंदाज में, इस कदर दरिंदगी का सबूत दिया कि लोग देखने वाले हैरान रह गए। लेकिन उसे गोली मारी कहाँ जाती है? पैर में मारी जाती है। तो अब उत्तर प्रदेश में देखिए आप किस तरह मजहब की बुनियाद पर मुजरिमों के साथ सलूक किया जा रहा है। मुसलमान अगर जुर्म करता है तो सीने में गोली, सर में गोली, यानी इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जबकि ये कहा जाता है या और इनको जो है, जो कातिल है, उनको आप पैरों में गोलियां मार रहे हैं। तो ये जज ने सही कहा है। अगर इस्लामी सजाओं पर अमल होता है तो हिंदुस्तान में कोई रेप केस नहीं होता। आप अंदाजा कीजिए, किसी दलित बेटी की इज्जत नहीं लूटी जा सकती अगर हिंदुस्तान में इस्लामी सजाएं हो। तो ये जज के कहने का मतलब था, मेरे कहने का मतलब नहीं है, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जस्टिस नटराज ने जिस अंदाज में कहा है कि इस्लामी सजाएं ये बहुत अहमियत रखती है। उन्होंने अदालतों के बारे में कहा है कि कानून अपनी ताकत गंवा दी है, कानून ने अपनी ताकत गंवा दी है। ये आप देख लीजिए। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट के में बताया गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मशरिक़ वस्ता यानी अरब ममालिक की तरह सख्त सज़ा देने की वकालत की है और कहा कि लोग जमहूरी निज़ाम के तहत मिलने वाले हुकूक और आज़ादी का यानी बड़ी बुरी तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात जज ने कही है। तो पहला नाज़रीन, जज काबिल मुबारकबाद है। मैं समझता हूँ कि उन्हें अच्छी बात कही है। और वैसे भी जराइम की रोकथाम के लिए, कत्ल की रोकथाम के लिए, इस्मत रेज़ी के वाक़यात की रोकथाम के लिए, फ़िरक़ा परस्ती की रोकथाम के लिए इस्लामी सज़ाओं को अगर मुतारिफ करवाया गया तो मैं समझता हूँ कि किसी में हिम्मत नहीं होगी कि कोई जुर्म करने के बारे में सोचे भी। तो मेरा नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का एक इलाका है मेरठ। मेरठ के बारे में हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर 2 मुस्लिम नौजवानों को गैंग रेप और लव जिहाद केसों में फंसाकर उनसे 10 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में विश्व हिंदू परिषद के एक सपोर्टर, एक हामी को पुलिस ने, यानी उसके एक हामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस हामी का नाम है नकुल गर्जर और नकुल गर्जर पहले से ही गैंग रेप के केस में मुलविस है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि भावना नामी एक लड़की, जिसने पहले अपनी उम्र तो 16 साल बताई थी, बाद में उसकी उम्र का पता लगाया गया तो 19 साल की निकली। तो बहरहाल वो
दो नौजवानों के साथ जा रही थी, ज़ीशान और शाहनवाज के साथ। ये जो है यानी आप देखेंगे कि रिक्रूटिंग एजेंसी चलाते हैं, तो वैसा रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं ज़ीशान और शाहनवाज। तो बहरहाल ज़ीशान और शाहनवाज को के साथ भावना को देखकर नुकुल गर्जर के लोगों ने उन्हें रोक लिया, फिर पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उनकी तफ्तीश की तो कुछ घंटों में ही पता चल गया कि भावना को दरअसल कोई इस्तेमाल कर रहा है इन नौजवानों को फंसाने के लिए, और 5 घंटों की पूछताछ हुई है। तो बहरहाल बुलंदशहर की रहने वाली भावना ने एतराफ़ किया कि गर्जर ने उसे जाब देने और 10 लाख रुपए इन लोगों से ऐंठ कर देने की कई पेशकश की थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, लेकिन याद रखिए कुदरत जिसके साथ होती है वो महफूज रहते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको इस तरह की अगर जो वाक़यात होते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि हालात किस कदर करवट ले रहे हैं, किस कदर बुरे होते जा रहे हैं, किस तरह नागवार सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इस सिलसिले में जो माशरा है उसको तो कैसे भी यानी आगे आना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। वैसे भी नाज़रीन, अब ये भी खबर आ रही है कि SIR के बाद आपने देखा कि जिस तरह बिहार को लूटा गया, जिस तरह जैसा कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार को लूटने के बाद अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। अपोजिशन कायदीन ने यहाँ तक कहा कि बिहार को लूटा गया यानी वोटों को लूटा गया, और इसमें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साजबाज कर लिया था। ये राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव के और उनके बेटे जो हैं तमाम के तमाम ने यही बात की थी। तो बहरहाल मरदमशुमारी यानी आप देखेंगे सेंसस का दबाव बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान में सेंसस का अमल भी शुरू है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, ये इस बात की इत्तलात आ रही हैं कि यूपी के बशमूल कई रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, और इसके बाद इस सिलसिले में कई सियासी जमातें हैं जो एकदम चौकस हो गई हैं। और इन रियासतों में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, ऐसी रियासतें हैं जहां पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, और बीजेपी से लेकर अपोजिशन जमातें भी चौकस हो गई हैं। लेकिन अपोजिशन जमातों को ये सोच लेना चाहिए कि वो जीत नहीं सकती, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि मगरबी बंगाल जैसी रियासत जहाँ पर बआसानी ममता बनर्जी कामयाबी हासिल कर सकती थी, और ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 100 सीटों पर वोट लूटे हैं, चोरी किए हैं, सरखा किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब इस तरह के अगर हालात पैदा होते हैं तो अपोजिशन जमातों को इंतखाबात लड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि आप वोट भी खुद दिला रहे हैं, खुद ही नतायज जारी कर रहे हैं, यानी मुनसिफ भी आप, इंसाफ भी आप, कातिल भी आप, तो ये तो होने वाली नहीं। यानी मुनसिफ भी आप हैं, इंसाफ भी आप कर रहे हैं, कातिल भी आप ही हैं, यानी कत्ल भी आप कर रहे हैं। तो ये मामला चल रहा है। तो बेहतर नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या इन रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत पर भी दबाव बढ़ गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पंजाब में जो बल्दी इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड किसे कहते हैं, मैं समझ गया, आपने जवाब भी सही दिया है। आपने जवाब जो दिया है वो ये है कि ट्रंप को कहते हैं। बिल्कुल सही है। और एक बात आपको बता दूं कि बेबी बेबी भी कहते हैं, और बेबी किसको कहते हैं ये आप बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बेबी जो गज़ा का खसाई है, यानी वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू, उसे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं। दोनों जो हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़ास फ्रेंड है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें देखते ही ऐसे लपकते हैं जैसे बिछड़े हुए कई बरसों के बाद मिले हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारे वज़ीर आज़म के अच्छे अखलाक हैं कि वो जल्द ही बगलगीर हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। तो बहरहाल नाज़रीन, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आपने ये सुना होगा। तो बहरहाल मेलोनी को मेलोडी खिलाकर वज़ीर आज़म वापस हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम आपको लिए चलते हैं यानी अमेरिका में आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म माई फ्रेंड कहते नहीं सकते। अब की बार ट्रंप सरकार, ये भी नारा लगाया था हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी इस कदर यानी ट्रंप के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप उन्हें मुँह नहीं लगाते। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जब ट्रंप बात करते हैं फ़ोन की, तो हमारा जो गोदी मीडिया है ऐसे चीखता, ऐसा चिल्लाता है जैसे कि ट्रंप हमारे हिंदुस्तानी हो गए हैं। तो बहरहाल अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक नहीं, दो नहीं, 30
جو ہے کمرشل ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ انڈین ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان ڈرائیورز کے پاس کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، ورجینیا جیسی ریاستوں کے کمرشل لائسنس بھی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے بہانے کتنے ہندوستانیوں کو ملک بدر کیا گیا اور کس قدر بے عزتی کے ساتھ اور کس قدر ذلیل کرتے ہوئے کیا گیا، اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ ہمارے غیر قانونی تارکین وطن جو ہندوستانی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر فوجی ہیلی کاپٹر میں ہندوستان بھیجا گیا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ سے ملاقات کی، لیکن ایک ان میں ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ اپنے دوست کو یاد دلائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک بالکل قریب بیٹھ کر ٹرمپ نے ہندوستان کو دنیا کا سب سے بڑا ٹیرف وائلیٹر بھی کہا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی دانشورانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی خاموشی میں بہت چیزیں ہوتی ہے، تو بہرحال ایک تو ڈر کے مارے بھی ہوتی ہے، دوسری دانشورانہ خاموشی ہوتی ہے۔ شاید ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے دانشورانہ خاموشی اختیار کی تھی۔ تو بہرحال اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم نے کچھ نہیں بولا۔ ہمارے سکھ بھائیوں کو جب ڈیپورٹ کیا گیا تو ان کی جو پگڑیاں تھیں انہیں کوڑے دان میں ڈالا گیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے کچھ نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ یہ دانشورانہ خاموشی تھی۔ اور وزیر اعظم کے دوست ہے ٹرمپ، اور کیسے بولیں گے اپنے دوست کو؟ تو بہرحال اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وزیر اعظم نے جو بیرونی زر مبادلے کے ذخائر ہیں اسے بچانے کے لیے واضح طور پر کہا تھا کہ بھائیو بہنوں، 1 سال تک آپ سونا نہیں خریدیں گے۔ میڈ ان انڈیا، یعنی میک ان انڈیا کا انہیں نعرہ لگایا تھا، پھر میڈ ان انڈیا کا نعرہ لگایا، پھر آپ ویڈ ان انڈیا، یعنی شادیاں جو ہے انڈیا میں کیجئے، باہر مت کیجئے، کیونکہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے، یعنی روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 95 سے بھی 96 روپے 50 پیسے بھی روپے کی قدر گر کر ہو گئی تھی $1 کے مساوی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر اعظم کہ اس بات پر خود ان کے بھکتوں نے وزیر اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اتر پردیش میں ایک ضعیف مسلم شخص وزیر اعظم کے بارے میں غنڈا کہتا ہے وزیر اعظم کو، یا پھر آپ دیکھیں گے یوگی کو غنڈا کہتا ہے، تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اسے اٹھ بیٹھ کرائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات بھی ہے کہ کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ دیکھیں انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگ مسلم شخص کو بھی چاہیے تھا کہ نہ وزیر اعظم کے بارے میں اور نہ ہی یوگی کے بارے میں اس طرح کا خیال ظاہر کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کون غنڈا ہے کون نہیں ہے، ہندوستانی پوری طرح جانتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو سونے کی بات کر رہے ہیں، یعنی سونے یعنی نیند کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سونا کی بات کر رہا ہوں، گولڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان، وزیر اعظم کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں کتنا سونا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ سونا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ملک ہے ہندوستان۔ ہندوستان کے جھوپڑی میں اگر جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات ملیں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان کے مندروں میں اور یعنی گھروں میں اور لاکھروں میں اگر کتنا سونا ہے آپ کو بتا دوں تو آپ حیرت سے اچھل پڑیں گے۔ ہندوستان میں 30,000 ٹن سے لے کر 35,000 ٹن سونا پایا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی قیمت کتنی ہے آپ کو بتاؤں، 3.81 کھرب ڈالر ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اگر ہندوستان میں فرقہ پرستی ہٹ جائے، ہندوستان میں ناانصافی ختم ہو جائے، عدالتوں پر، عدلیہ پر، اور یہاں تک کہ جو مرکزی ایجنسیز ہیں ان پر دباؤ ختم ہو جائے، وہ آزادانہ طور پر کام کرنے لگیں، تو ہندوستان کو سپر پاور بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔